नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं ऋषि कुमार झा सिग्मा गुरुकुल के विजय बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि ये मेरा दूसरा क्लास है, पहली क्लास में आपने देखा कि जीएस में कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी में आते हैं। इसी क्वेश्चन को हम तब तक लगातार देखते रहेंगे जब तक कि पेपर ना हो जाए। और इन पेपर के दौरान, पेपर से पहले लगभग 1500 से 2000 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज बिना समय गवाए आज पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, एक उपकरण जो सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। An instrument that can detect the presence of a current in a circuit is known as ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी आमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आमीटर। तो बाकी तीन ऑप्शन को भी चेक कर लें। जो ओडोमीटर है ये वो मीटर है जो कि गाड़ियों की, वाहनों की दूरी का पता लगाता है। जो स्पीडोमीटर है ये किसी वाहन की गति को पता लगाता है। और जो हाइग्रोमीटर है वो आर्द्रता मापी है। और चौथा ऑप्शन एमीटर जो कि वोल्ट की जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर है आमीटर। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां किस अनुसूची के अंतर्गत दी गई है? पावर, authority and responsibilities of municipalities are dealt under which schedule? आप सबको पता है कि जब संविधान बनाई गई थी तो उस समय 8 अनुसूची थे, 8 शेड्यूल थे। और संविधान में संशोधन होते होते 4 अनुसूची ऐड किए। का मतलब ये चारों अनुसूची, ये चारों शेड्यूल संविधान के बनने के बाद के हैं। ये 11 शेड्यूल जो कि 1992 में संविधान का 73वां संशोधन में लाया गया, जिसमें पंचायती राज की चर्चा की गई। तो आपसे पूछा गया है नगर पालिका, इसका मतलब यह आंसर नहीं है। जबकि अनुसूची टोटल कितने हैं? 12 अनुसूची। इसका मतलब ये ऑप्शन भी मेरा नहीं है। 10th शेड्यूल ये वो अनुसूची है जो कि संविधान का 52वां संशोधन था। ईयर 1985 राजीव गांधी की सरकार ने इसे परिवर्तित किया था, इसे ऐड किया था। और ये दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ में आता है। इस प्रकार ये ऑप्शन भी मेरा नहीं हुआ। और जो 12th शेड्यूल जो कि चौथी अनुसूची है, इसमें नगर पालिका की शक्तियों का बंटवारा है। और ये संविधान में 1992-93 में ही पंचायती राज अभिकरण जो कि 12th शेड्यूल में लिया गया था। तो इसका आंसर है 4। तो तीसरा क्वेश्चन, असम में कितने प्रकार के बिहू त्योहार मनाए जाते हैं? आपको पता होना चाहिए कि बिहू एक ऐसा त्योहार है जो असम के किसान फसल को लेकर खुशी के उल्लास के तौर पर ये मनाते हैं। तो इसमें ये 3 मौसम, रबी, खरीफ और जायद, आमतौर पर ये अप्रैल के महीनों में, चैत्र महीनों में, इसके बाद एक बार ये मनाई जाती है कार्तिक महीने में, और एक बार ये मनाई जाती है उससे पहले मानसूनी सत्र में। तो रबी, खरीफ और जायद, इस प्रकार ये 3 जो है वो सही आंसर है। बाकी पर कोई ध्यान नहीं देना। ध्यान रखना है 3 प्रकार की फसल, चैत्र में, कार्तिक में और इससे पहले एक मानसूनी सत्र में यह पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ धम्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स? धम्म की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? आप सबको पता है कि सम्राट अशोक जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे, और सम्राट अशोक ने जनता को कंट्रोल में लाने के लिए 2 प्रकार के तरीके अपनाए। एक था अभिलेख के ही 2 प्रकार, एक स्तंभ और दूसरा था शिलालेख। स्तंभ कुल 7 थे और शिलालेख कुल मिला के
14 थे, स्तंभ 7 और शिलालेख 14। इनमें से धम्म की जो अवधारणा थी वो अशोक ने शुरू किया था। बिंदुसार जो कि सबसे पहले मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार, तो वो दूसरे नंबर के शासक थे। जो तीसरा ऑप्शन है दशरथ, वो थे उसी वंश के लेकिन बहुत बाद वाले शासक थे। और चंद्रगुप्त, ये भी गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए था। इतिहास में चंद्रगुप्त नाम के कुल 12 शासक हुए थे। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर अशोका होगा। और एक क्वेश्चन इनसे जुड़ा एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धम्म से आप क्या समझते हैं। तो धम्म धर्म का ही पर्यायवाची शब्द है। धम्म क्या है? धर्म का पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 5, द द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स अवार्ड इज गिवन टू द द्रोणाचार्य। नाम से ही पता लगता है कि द्रोणाचार्य क्या थे। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे जो उन्हें धनुर्विद्या सिखाए थे। तो यहाँ पर आपको सोचना है, चिंतन करना है कि क्या आंसर होना चाहिए। द द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स अवार्ड इज गिवन टू द ऑप्शन ए कैप्टन ऑफ द टीम, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, प्रेसिडेंट ऑफ द टीम, कोच ऑफ द टीम। तो प्रेसिडेंट ऑफ द टीम यानी कि टीम का अध्यक्ष, ये नहीं होंगे। कोच ऑफ द टीम, ऐसा लगता है कि इस आंसर से लगाव होना चाहिए। कोच ऑफ द टीम जो कि प्रशिक्षण दे, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4। बाकी 3 ऑप्शन पर ध्यान देना भी नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य कप्तान नहीं थे, द्रोणाचार्य गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 6, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। तो इको की क्लास में जब ईडीआई आप पढ़ेंगे तो प्लानिंग कमीशन की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले जानेंगे कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया। एसएससी में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया। नेशनल प्लानिंग कमेटी हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय योजना समिति या राष्ट्रीय नियोजन समिति। ये आज़ादी से पहले ही बन चुकी थी, लेकिन 30 जनवरी 1950 को 30 जनवरी 1950 को डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने, जेपी नारायण ने योजना आयोग से संबंधित एक बुक लॉन्च किया। उस बुक का नाम सर्वोदय योजना रखा गया। क्या नाम रखा गया? सर्वोदय योजना। इस तरीके से यहाँ हम 3 क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल याद कर लीजिए, जूस बना के पी लीजिए कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया। तो पंडित नेहरू ने। किस वर्ष? कई बार वर्ष पूछते हैं तो कई बार फाउंडर के नाम पूछे जाते हैं। विद्यार्थी गलती से ये सोच लेता है कि शायद ये मुझसे योजना आयोग का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका आंसर होगा 1938। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते कौन है, सबसे पहले ये जान लें। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर वर्ष 1950 है और आप सबको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री बने थे वो संविधान सभा के बहुमत के द्वारा बने थे, यानी कि लोकसभा के बहुमत से पहली सरकार नहीं बनी थी, जो कि 1947 से लेकर 1952 तक देश के पीएम थे। तो इस तरीके से बाकी 3 ऑप्शन पर ध्यान भी नहीं देना है। पहला ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, पहली बार नॉन पॉलिटिशियन प्रेसिडेंट बने इंडिया में 2002 से 7 अटल बिहारी वाजपेयी के सौजन्य से बनाए गए थे। जो दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भी सत्ता में आती हैं 1960-70 के दशक के बाद।
सुभाष चंद्र बोस जिनकी मृत्यु आज़ादी से पहले हो चुकी है, तो सीधे तौर पर जो नहीं भी पढ़े होंगे और बाकी 4 के बारे में इतिहास जान रहे होंगे और वर्ष उनको याद है, तो वो तुक्का भी मारेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। बाकी इन 3 बात को याद रखना। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया और इसके चीफ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बात और गौर करने वाली बात है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनी थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसी वजह से कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन आपको सुभाष चंद्र बोस भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। 7वां क्वेश्चन एक ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अवेलेबिलिटी ऑफ डैश ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप्स। आप सबको पता है कि नवंबर दिसंबर के महीने में जितने भी किसान होते हैं वो स्वाभाविक तौर पर फसलों की उपज बढ़ाने के लिए कृत्रिम तरीके से चाहते हैं कि ईश्वरीय अनुकंपा हो, तो वर्षण की प्रक्रिया हो, यानी कि कुहासे की वजह से नमी की मात्रा मिल जाए जिससे फसल की पोषण शक्ति, उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। तो सीधे तौर पर यहाँ जो आंसर होगा वो होगा वर्षण। बाकी हवाएं, फॉग, पाला, हाँ इसी का ये दूसरा परिणाम है। तो दोनों में आपको ये देखना है कि सत्य के निकट आंसर क्या होगा। तो सत्य के निकट आंसर होगा वर्षण की प्रक्रिया, यानी कि प्रिसिपिटेशन। अगला क्वेश्चन, सितंबर 1948 को भारतीय सेना में हस्तक्षेप कर किस रियासत पर कब्जा कर लिया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ष देखिए, सितंबर 1948। आप सबको पता है कि भारत का संविधान जब बनाया गया, कैबिनेट मिशन जब भारत आए, उस समय भारत की 3 क्षेत्रों ने ना पाकिस्तान और ना भारत में रहने की पेशकश की। उन्होंने ये कहा ना तो मैं भारत में रहूंगा ना पाकिस्तान में रहूंगा, और वो 3 क्षेत्र थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और आप सबको पता है कि भारत का बिस्मार्क लौह पुरुष सरदार पटेल ने इन तीनों क्षेत्रों को अपनी कुशल रणनीति के माध्यम से भारत में शामिल कराया था। जिसको ये 3 क्षेत्र याद होगा, बाकी ये हस्तक्षेप नहीं भी याद है, तो उन 3 ऑप्शन से इसको सिलेक्ट कर सकता है। क्योंकि असम पहले से ही भारत का अंग रहा है, उत्तर प्रदेश पहले से ही भारत का अंग रहा है, त्रिपुरा पहले से ही भारत का अंग रहा है, और हैदराबाद में निजाम का एक पोस्ट होता था। इस निजाम ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया और सैनिक कार्रवाई के माध्यम से सरदार पटेल ने सितंबर 1948 को भारत में शामिल कर दिया। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? ठीक है, पहला ऑप्शन है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में जान ले। ये नीति आयोग एक ऐसा आयोग है जिसे 2014 में इसका नाम प्लानिंग कमीशन से बदल के नीति आयोग कर दिया और 1 जनवरी 2015 से ये काम कर रही है। तो नीति आयोग का पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ये देश में 5 साल की योजना तैयार करती थी। आज तक देश में 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय संगठन। तो ये सामाजिक अभिकरण है, ये अपने आप में गांव और शहरों की सामाजिक संरचना को मजबूत करता है। जो तीसरा ऑप्शन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इस नमूने के जगह पर कई बार हिंदी में इस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रतिदर्श, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो इसको NSSO कहते हैं। वर्ष 2019 से इसका भी नाम चेंज हो गया है और इसका नाम हो गया है नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। N फॉर नेशनल, S फॉर स्टैटिकल और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। और जो चौथा ऑप्शन है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार सेंट्रल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन अपने आप में जो जनगणना वाला पॉइंट देख लें, देश में
जो जनगणना 10 साल पर किए जाते हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं, जो होम मिनिस्टर के कंट्रोल में है। तो ये आंसर गलत हुआ, ये आंसर गलत हुआ, ये आंसर गलत हुआ। इसका आंसर होगा NSSO। एक बात और गौर कर लें, NSSO और CSO दो संगठन कंबाइंड हो गए हैं, इसको नाम दे रखा है NSO। एक चीज और, कई बार CSO और NSSO इन दोनों की स्थापना वर्ष पूछ लेते हैं। जो CSO है ये कब स्थापित हुआ और NSSO कब बना? तो NSSO 1950, CSO 1951। एक बात और याद रखें, CSO के पहले अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। आजाद भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय किसने जारी किया? तो आंसर होगा PC महालनोबिस। और अगर वर्ड में आजाद भारत नहीं लिखा है उस सेंटेंस में और क्वेश्चन पूछे जाए भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय किसने जारी किया, तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द डैश। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, आज ये जो कुर्सी की लड़ाई चल रही है, चुनाव आज से 3 महीने पहले देखा आपने किस प्रकार एक पार्टी दूसरी पार्टी को हराने के लिए लोकसभा चुनाव में किस प्रकार अलायंस कर रहे थे। ये इस वजह से कर रहे थे क्योंकि सरकार जो बनती है देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनती है वो लोकसभा के बहुमत से बनती है, जहां लोकसभा में 543 मेंबर जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं। इनमें से इसका जो बहुमत का आंकड़ा है वो 271.5, अगला आंकड़ा 272। ये जो आंकड़ा है ये जादुई आंकड़ा है और ये आंकड़ा जब तक सत्तारूढ़ दल के पास है वो 5 साल तक उसको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? जिस दिन आंकड़ा इससे नीचे गया उनकी सरकार गिर जाएगी। उनको फ्लोर टेस्ट में ये आंकड़ा दिखाना होगा कि 272 का आंकड़ा मेरे पास है कि नहीं है। तो आप खुद से सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो चीफ मिनिस्टर, इनका तो कोई रोल भी नहीं होगा, ये स्टेट लेवल में आ गए और यहाँ केंद्रीय मंत्री परिषद है। तो सीधे तौर पर यहाँ आंसर होना चाहिए लोकसभा। आंसर क्या होना चाहिए? ये स्टेट लेवल पे है, ये स्टेट लेवल पे है। आम जनता का अधिकार केवल वोट करने तक है, वोट करने के बाद उनका अधिकार खत्म। तो आंसर क्या होगा? लोकसभा। तो इसका आंसर लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 11, शास्त्रीय पाठ हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? द क्लासिकल टेक्स्ट हस्तलक्षण दीपिका इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम? आप सबको पता होना चाहिए कि भारत में क्लासिकल डांस की संख्या 8 है। इस 8 क्लासिकल डांस में दक्षिण भारत के 5 क्लासिकल डांस हैं, इंक्लूडेड ओडिशा। जो सतरिया है ये असम का क्लासिकल डांस है। जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्लासिकल डांस है। जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। जो कथकली है ये केरला का क्लासिकल डांस है। और हमसे पूछा गया है हस्तलक्षण दीपिका, तो ये जो हस्तलक्षण दीपिका है ये कथकली की एक मशहूर नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 12, गवर्नमेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस गुड्स, रोड्स आर कैटेगराइज्ड अंडर। सरकारी सामान और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, इन्हें निम्न में से वर्गीकृत किया गया है। देखिए, कुछ सामान ऐसे हैं जो सीधे तौर पर उपभोक्ता को दिए जा सकते हैं। कुछ सामान ऐसे हैं जहां पेटेंट लिए जाते हैं, जहां पर कुछ ना कुछ जटिलताएं होती है, सीधे तौर पर उपभोक्ता को दिए भी नहीं जा सकते।
जो प्राइवेट गुड्स है वो अपने आप में, प्राइवेट वाली बात हो गई, ये कोई भी ले सकता है, ये किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति हो गई, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय सामान, जो इंटरनेशनल गुड्स है, इससे भी इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। जो चौथा ऑप्शन है एक्सपेंसिव गुड्स, ये भी ऑप्शन से मैच नहीं खा रहा। एक्सपेंसिव गुड्स, क्यों? महंगे सामान जनता नहीं लेती है, जनता कई प्रकार के हैं, कई की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, वो अच्छी स्थिति में है, तो महंगा सामान क्यों नहीं खरीद सकते, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। जो पब्लिक गुड्स है, सार्वजनिक माल, इस पर नियंत्रण होता है, ये सभी परचेज नहीं कर सकते। परचेज तो सब कर सकते, प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन इसे सीधे ग्राहकों को नहीं दिया जा सकता। किसी पर्वत के पवन की ओर स्थित शुष्क भूमि का क्षेत्र क्या कहलाता? What is an area of dry land that lies on the leeward side of a mountain called? Option A, rain shadow area. Option B, windward side. Option C, leeward sides. Option D, पर्वतीय क्षेत्र। ये वाला हिस्सा एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्वतीय क्षेत्रों की ओर गया, लेकिन ऑप्शन है किसी पर्वत के पवन की ओर स्थित शुष्क भूमि, इस पर ध्यान दीजिए, शुष्क भूमि। और शुष्क भूमि में जब भी वर्षा होगी तो इसका आंसर होगा रेन शैडो एरिया, वर्षा छाया क्षेत्र। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी, आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को शामिल होना होता है या किया जाता है तो अलग अलग तरह के प्रतिस्पर्धा आ गए हैं, लोग रणजी ट्रॉफी को भूल गए हैं। लेकिन आज से 15-20 साल पहले किसी भी स्टेट के किसी खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी को, प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगर भारतीय टीम में शामिल होना होता था या करना होता था तो रणजी ट्रॉफी के उनके रिकॉर्ड को देखा जाता था। रणजी ट्रॉफी के बारे में जान लें, महाराजा रणजीत सिंह क्रिकेट के बड़े शौकीन थे और उन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट रखा गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका सीधा आंसर होगा 1934 और 35, बाकी ऑप्शन पर ध्यान देना भी नहीं है। द नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 प्रोवाइड्स subsidies food gains to dash of India रूरल पॉपुलेशन। ध्यान में रहे कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है वो कुल मिला के भारत के 2/3 जनता को इसका लाभ देना है, सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराना है, जिसमें 2 रुपये केजी गेहूं और 3 रुपये केजी चावल देना है। ध्यान में रहे कि भारत की कुल जनता का 2/3 आबादी, आप सबको पता है कि भारत की 2/3 आबादी को अगर इसका लाभ दिया जाए तो 66.67%। लेकिन क्वेश्चन सेटर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। तो विद्यार्थी जिनको ये याद होगा वो जल्दबाजी में ये भी कर सकता है 65%। ध्यान में रहे, उसने क्या पूछा हमसे, ग्रामीण आबादी को कितनी परसेंट ग्रामीण आबादी को। तो ध्यान में रहे कि ग्रामीण आबादी का 75% आबादी ग्रामीण के होंगे और रेस्ट लगभग 60% आबादी शहर के होंगे, और एक एवरेज 66.67 इंडिया का पॉपुलेशन इस योजना का लाभ उठाएगा। और एक बात और याद रखें कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, खाद्य सुरक्षा कानून है, इसमें पर यूनिट कितने अनाज दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो 1 यूनिट पर, एक व्यक्ति पर 5 केजी अनाज दिए जाते हैं। 1 यूनिट पर कितना? 5 केजी अनाज दिए जाते हैं। और एक बार 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो कार्ड दिए जाते हैं, कार्ड में जितने ही व्यक्ति के नाम होते हैं उसमें मुखिया का नाम, लीडर मतलब फैमिली के प्रधान का नाम किसका रखा जाता है, तो प्रधान रखे जाते हैं, पुरुष नहीं महिला का नाम होना चाहिए। तो यानी कि फूड सिक्योरिटी में कार्ड में प्रधान कौन होती हैं?
महिलाएं होती हैं। कार्ड में उन्हीं के नाम से ये कार्ड जारी किए जाते हैं। सेलेक्ट द सेकेंड स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, अपघटन। कोई चीज अगर अपघटित किया जाए तो उसका दूसरा चरण क्या होगा? सबसे पहला जो होगा वो होगा विखंडन। इसका आंसर क्या होगा? विखंडन। पहला होगा लीचिंग, फिर होगा विखंडन, फिर होगा अपचय। इस तरीके से अपघटन का दूसरा चरण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? अपघटन। बाकी सारे गलत। बाल देखभाल संस्थान का प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो किसी बच्चे को शारीरिक दंड देता है, डैश के तहत उत्तरदायी होगा। ऑप्शन ए, इंडियन एडवोकेट एक्ट, भारतीय अधिवक्ता अधिनियम। ऑप्शन बी, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ऑप्शन सी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ऑप्शन डी, हिंदू एडॉप्शन एक्ट। एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ। कहने का मतलब ये कि अगर बाल देखभाल संस्थान का इंचार्ज, अगर कोई प्रभारी है और उनके द्वारा किसी बच्चे को शारीरिक दंड दिया जाता है तो उसके ऊपर किस प्रकार के मुकदमे या किस प्रकार के वाद दायर किए जा सकते? तो इसका संबंध इससे हो नहीं सकता। इंडियन एडवोकेट एक्ट का इससे क्या मतलब? हिंदू सक्सेशन एक्ट, यहां केवल हिंदू की बात तो है नहीं, बाल देखभाल संस्थान है, इसमें किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और जो तीसरा है जुवेनाइल एक्ट, इसमें लगता है, इस पर थोड़ा हिंदी पर ध्यान दो, किशोर न्याय अधिनियम। आपसे पूछा गया कि बाल देखभाल संस्थान, तो आंसर क्या होगा? कई क्वेश्चन के ऑप्शन बता देता हूं कि मैं यहां खड़ा हूं, मुझे क्यों नहीं देख रहे हो, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है। और बाकी जो चौथा है हिंदू एडॉप्शन एक्ट, एडॉप्शन का मतलब क्या? बच्चे को गोद लेने वाली प्रक्रिया। इस क्वेश्चन का इससे कोई मतलब नहीं बनता। क्षार, लाल लिटमस का रंग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एसएससी अगर 50 शिफ्ट में एग्जाम ले तो 10 शिफ्ट में ये साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेस चेंजेस द कलर ऑफ द रेड लिटमस, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे और एक क्वेश्चन होगा ठीक यहां चेंज करेंगे, बेस के बदले एसिड, हिंदी में क्षार, क्षार के बदले अम्ल। तो यहां क्या होना चाहिए? क्षार लाल लिटमस का रंग डैश में बदल देता है, तो इसका आंसर होगा क्षार लाल रंग का रंग नीले में बदल देता है। और क्वेश्चन चेंज किया और यहां एसिड कर दिया तो वो क्या लिखेंगे? एसिड नीले रंग का रंग लाल में तब्दील कर देता है, बस क्वेश्चन बदल जाएगा। बस यहां लाल से नीला, वहां नीले से लाल। (1873) में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहां वह किसे कहा गया है? पहले मैं चारों व्यक्तियों को देख लूं कि कौन क्या किस कंडीशन में है। एक है गोविंदराव फुले। गोविंदराव फुले समाज सुधारक रहे, महाराष्ट्र के रहे, महाराष्ट्र में सामाजिक उत्थान में ठीक ठाक काम किया। एक सावित्रीबाई फुले जो महिलाओं के कल्याण के लिए ठीक ठाक काम किया। एक ज्योतिबा फुले हैं, ज्योतिबा फुले जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए काम किया। ज्योतिबा फुले एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और जिन दलितों को सार्वजनिक क्षेत्रों में जाने से रोका जाता था, मंदिरों में जाने से रोका जाता था, उन्होंने उसके उत्थान के लिए काम किया, सोसाइटी बनाया सत्यशोधक समाज। और ये आंसर तो है ही, साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन आता है कि एक किताब है गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये जो ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने गुलामगिरी किताब की रचना की। क्या बोलते हैं? गुलामगिरी। या तो ऐसे मिलेंगे गुलामगिरी लिखा हुआ या साथ में ही मिलेगा गुलामगिरी। तो गुलामगिरी में इन्होंने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कहा कि ईश्वर ने भी असुरों के साथ वही व्यवहार किया जो कि ब्राह्मणवाद में ब्राह्मणों ने निम्न वर्गों के साथ किया। तो
तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ज्योतिबा फुले। कई बार इनके नाम के बदले ज्योतिराव फुले लिखा मिलता है, ओरिजिनल नाम उनका था ज्योतिराव फुले और यहाँ चलते चलते में ज्योतिबा फुले लिखा गया है। आप इसको ये भी लिखेंगे ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, याद रखें, गंगा का नाम गंगा, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद ही होती है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? अलकनंदा। बाकी नदियों पर भी ध्यान रखें। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, आप सबको पता है कि यमुनोत्री से निकलती है और बंदरपूछ के हिमानी से निकलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। घाघरा ये भी गंगा की सहायक नदियां तो है, लेकिन ये बिहार में जाकर गंगा से मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अलकनंदा। तो बच्चों आज का सेशन कैसा रहा? ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हमने नाम के लिए 20 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तकरीबन 90 से 100 क्वेश्चन हमने आपको एक अलग तरीके से बता भी दिया और समझा भी दिया। इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार देखेंगे घर पे, इसको याद करेंगे और अपना एक सिग्मा गुरुकुल का यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों के बीच, क्योंकि केवल कल्याण आप तक ही सीमित ना हो, ये निःशुल्क सेवा सभी बच्चों के बीच जानी चाहिए। और अपना एक सिग्मा गुरुकुल का ऐप है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन एंड iOS फ़ोन पे भी उपलब्ध है, इसे डाउनलोड करना ना भूलें। इसमें जितने भी निःशुल्क सेवाएं उसको मत छोड़ो, इसको जाने मत दो, क्योंकि अपना कल्याण है कि जन जन तक ये सेवाएं पहुंचनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।